कि किससे आपको कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट बना के देंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हम लोग आज बात करेंगे कि अभी जब एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जब आपको पता है कि नवंबर में टेंटेटिव डेट है एसएससी जेई 2022 के प्री का, तो इसमें अब क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हैं, जो लगभग अभी सारे ही स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि पहले मार्च 2023 में एग्जाम होना है प्री का, और अब ये नवंबर 2022 हो गया है। यहाँ तक कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी अकॉर्डिंगली जो अपना सिलेबस प्लान किए थे वो उसी अकॉर्डिंगली प्लान किए थे कि मार्च 2023 में होगा, तो हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे या जनवरी तक कंप्लीट करेंगे और फिर रिवीजन वगैरह का टाइम होगा। लेकिन अब सारा प्लान चेंज हो गया है। अब सारी तरफ यही हल्ला हो रहा है, सारी तरफ यही हाहाकार मचा हुआ है कि नवंबर में अगर आपका एग्जाम होना है तो आपको ऑब्वियसली सितंबर के लास्ट या नहीं तो अक्टूबर के मिड तक में कोर्स कंप्लीट होना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको पूरा आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें 1 महीना रिविजन कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व है एसएससी जेई के प्रिपरेशन में। तो हम आपको आज कोशिश करेंगे कि जो एक मेरा जो सक्सेस फॉर्मूला है, जो हमको आज तक सूट किया है या जो एक स्टूडेंट को इस कम टाइम पे सूट कर सकता है, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि सारा जो मास्टर प्लान है कि अभी क्या करना चाहिए, इसमें से क्या वीक पॉइंट्स होंगे, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स अभी आपको सिर्फ एक याद रखना है, वो है नवंबर 2022। इसके अलावा बाकी सारे डेट्स आपको पता है कि फॉर्म कब स्टार्ट होगा, आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो वो सारे डेट्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ याद रखना है कि नवंबर 2022 में एग्जाम है, और इससे बहुत अगर कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए तो वो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम हो जाए, या नहीं तो अब इससे वर्स्ट ये नहीं होगा कि 1 नवंबर को एग्जाम होगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि 10-15 नवंबर के बाद ही आपका एग्जाम होने का चांस है। अब वो जैसे जैसे आगे एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपके पास और कितना टाइम बचा हुआ है। तो अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि नवंबर में 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होने का एक्सपेक्टेड टाइम है। उसके हिसाब से हम आपको एक मास्टर प्लान बताने वाले हैं। आज 10 जुलाई है, संडे है। आज हम आपको ये जो प्लान बता रहे हैं ये कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल 11 जुलाई है। इसी अकॉर्डिंगली अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको सब्जेक्ट्स का नॉलेज है या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ आपको गाइडेंस जो है, जो आप बहुत जगह से क्या होता है कि गाइडेंस आता है, लेकिन वो गाइडेंस जो है वो अक्सर कभी कभी क्या होता है सूट नहीं करता हमारे कंडीशन पे, हमारे पढ़ाई के हिसाब से या हमारे लेवल के हिसाब से। तो हम आपको कुछ प्लान बता रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सूट करे, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी सूट करे। तो आपके जो भी थॉट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे इन सब के लिए भी हम एक टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं डैड सर के नाम से। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो पब्लिक चैनल बना हुआ है डैड सर, आप उसमें जुड़ जाइए और वहां पे आपके जो भी थॉट्स हो आप उसको शेयर कीजिए। आपको अगर लगता है कि मेरा प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। आपको बीच में अगर कुछ भी सवाल करना हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, पूछना हो, आप वहाँ टेलीग्राम में ही पूछ सकते हैं। हम दिन भर में एक बार, जैसा शेड्यूल अभी हम लोग बनाए हैं कि दिन भर में एक बार आपका शाम में फ्री होकर के हम टेलीग्राम चैनल पे दिन भर के आपके जो भी क्वेरीज होते हैं उसका हम आपको आंसर कर देते हैं। अभी चैनल नया बना है इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कोई क्वेरीज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ भी आप हमसे डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स तो हो गया आपका नवंबर 2022। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी जेई के जब आप अभी 4 महीने प्रिपरेशन करेंगे तो वो होगा आपका शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? क्या आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, फॉर्मूला देखना है और कॉपी में लिख लेना और नोट्स बना लेना है? तो नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट्स को थॉरोली पढ़ने का मतलब क्या है कि अभी जैसे अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले एसएससी जेई का प्रिपरेशन, तो फिर इस साल वाला अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आप कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो आपका क्रैक हो सकता है, आप प्री का कट ऑफ पार कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर आप एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट है और आप अभी 0 से स्टार्ट करने वाले हैं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बात तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम जो आपको प्लान बता रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ रहे हैं या एक टारगेट बना चुके थे, बस उस टारगेट पे अब उनको कल से पहला कदम चलना है उस पर, तो उनके लिए ये प्लान जो है ये वर्क करेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? शॉर्ट नोट बनाने के लिए आप किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़िए, या यूट्यूब पे अगर आप उसके लेक्चर्स देखते हैं या अगर आप कोचिंग करते हैं और आप उस सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसको कंप्लीटली पढ़ लीजिए। जब आप पूरा सिलेबस उसका कवर कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं, जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके वीक हैं।
उस पॉइंट्स को पहले एक तो नोट डाउन कहीं पे करके रखिए कि ये पॉइंट जो है ये समझ में नहीं आया, ये जो टॉपिक है ये आपका वीक टॉपिक है। उस टॉपिक को फिर आपको जल्दी से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उस टॉपिक को चाहे तो आप YouTube पे रेफरेंस ले लीजिए, अगर आप खुद से पढ़ते हैं या अगर आप किसी कोचिंग का अगर आप क्लास ले रहे हैं और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा है तो YouTube पे आपको n नंबर ऑफ लेक्चरर्स अवेलेबल हैं। सब में से आपको सबका अलग अलग स्टाइल होता है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को YouTube पे सर्च करके जल्दी से पहले समझ लीजिए। अब आपको जब लगता है कि आपका वो सिलेबस जो सब्जेक्ट है वो एक थॉरो आप उसको कंप्लीट 90% आप मतलब पढ़ चुके हैं और आपको समझ में आता है, तो अब उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स हो, ये सारी चीज़ों को, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक कैच पॉइंट्स होता है, जैसे कि अगर कोई फॉर्म कुछ पूछने वाला है और उसमें कैच है कि अगर उसमें नॉट लिखा रहेगा तो आंसर कुछ और होगा और नॉट नहीं लिखा रहेगा तो आंसर कुछ और होगा, तो वो उसको आप नोट बना करके छोटा सा आप उस फॉर्मूला के बगल में भी लिखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये याद रखना है, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होंगे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख करके आपको याद आ जाएगा कि इसमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ पूछेगा तो फॉर्मूला कुछ और है, ना पूछेगा तो फॉर्मूला कुछ और है। इस तरह से पहले आपको एक लगभग 25-30 पेज का 40 पेज का आपको एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है। वो शॉर्ट नोट्स काम आएगा आखिरी के 10 दिनों में, जब आप वापस से फिर एक किताब नहीं निकाल सकेंगे, जब आपके वापस से आप उस समय आप 1 घंटे का आप एक लेक्चर देख करके आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक टॉपिक को जानने के लिए फिर आप 1 घंटे का लेक्चर देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो वो जब नहीं कर पाएंगे तो आप तुरंत जब आप अपने उस कॉपी को टर्न करेंगे तो उसमें आपको सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो जाए। और एग्जाम देने के 1 हफ्ता पहले या 5 दिन पहले तक में आपको उस जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसके आपको लगभग सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। ऑनेस्टली अगर आपको कोई भी रैंडम कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ ले उस कॉपी में से तो वो आंसर देना आपको आना चाहिए। अगर वो आपका ऐसा हो सकता है तो फिर आपका शॉर्ट नोट्स और आपकी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है। अब ये हो गया शॉर्ट नोट्स का। अब सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ेंगे, पहले कौन सा पढ़ेंगे, बाद में कौन सा पढ़ेंगे, ताकि उसके हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाया जा सके। तो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर ये जानना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इन 4 महीनों में अब आपको ये जो आपका अपना एक सेल्फ असेसमेंट होगा ये आपको सक्सेस दिलाएगा। अब वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, क्योंकि हर इंजीनियर का अपना अपना कुछ फील्ड होता है, जो चॉइस होता है कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समझ में आता है। किसी को थ्योरेटिकल समझ में आता है, किसी को न्यूमेरिकल पेपर ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कॉन्सेप्चुअल पेपर ज़्यादा समझ में आता है। तो आपको अपने आप को सबसे पहले एक तो लिस्ट बना लेना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगते हैं, या फिर आप उसको नहीं ही पढ़ने वाले हैं। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने वाले हैं तो उन सब्जेक्ट्स को मत पढ़िए जिसमें सबसे कम वेटेज है। एटलीस्ट उतना टाइम आपके पास बचेगा। अगर आप 100 मार्क्स का आपको सिविल से टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला है, अब 100 में से अगर आप 95 का प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो 85 के अप्रॉक्सीमेटली आने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आपका सारा टॉपिक जो है अगर आपका कवर्ड है तो। ये चीज़ ध्यान रखने वाला, अगर आप शॉर्ट नोट से अगर आप सारे टॉपिक्स का आंसर कर पाते हैं तो आप 95 में 85 से 90 तक भी ला सकते हैं। एसएससी में ये डिफिकल्ट नहीं है, ये हो सकता है, बस उसके लिए आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा। और सब कुछ पता होने के लिए पहले से अगर आप थोड़ा पढ़ रखे होंगे तो अब जाकर के इस रूल को आप फॉलो करके आप कंप्लीटली अपना कवर कर सकते हैं सारे बेसिस को। ठीक है, तो 100 मार्क्स में अभी आपको मान लेते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट को छोड़िए जो सबसे कम पॉइंट्स देगा आपको, जो सबसे कम मार्क्स देगा, सबसे कम वेटेज का है। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच गए। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो ये वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो आपको एसएससी जेई के सिलेबस में रहते हैं, जिसमें आपको अभी जो हम लोग आपको नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 ये हाईएस्ट वेटेज के हिसाब से लिखे हैं। आगे पीछे हो सकता है, सेकंड वाला फर्स्ट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज जो है वो इस तरह से आता है। तो सबसे मैक्सिमम वेटेज आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में दिखता है, सर्वेइंग में दिखता है, जियोटेक्निकल में दिखता है जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन ये कंबाइंड है। हाइड्रोलिक्स अलग सब्जेक्ट है, इरिगेशन अलग सब्जेक्ट है, और इरिगेशन के अंदर हाइड्रोलॉजी भी होता है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है। बट अभी वो क्या है, वो तीनों जो है आपको वो कंबाइंड है। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इरिगेशन के अंदर रखे हैं, और हाइड्रोलिक्स हो गया आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स, ये आपको कंबाइंड आपको कुछ वेटेज देता है। उसके बाद आता है आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो बीटेक वाले स्टूडेंट है वो सोम पढ़ते हैं, वो टॉस का ही एडवांस वर्जन होता है, तो ये आपको टॉस पूछा जाता है। फिर आरसीसी आता है, फिर स्टील आता है, और सबसे लास्ट में हम आपको कहेंगे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक तो वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत मतलब छोटे छोटे डिटेल्स, उसमें फॉर्मूलाज बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन छोटे 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 इतने डिटेल्स हैं कि कई बार कन्फ्यूज़न होने लग जाता है कि जो पढ़े हैं, जैसे जिप्सम ऐड करना है तो उससे आपको सेटिंग टाइम
स्लो होगा या एक्सेलरेट करेगा, ये कन्फ्यूजन रह जाता है लास्ट मोमेंट तक में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना है तो हम आपको कहेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को डीप में जाकर के पढ़िए। अदरवाइज बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप सीमेंट अगर ले रहे हैं तो सीमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, एडमिक्सचर्स ले रहे हैं तो कुछ बेसिक एडमिक्सचर्स के बारे में पता होना चाहिए, कंक्रीट है तो कंक्रीट के एटलीस्ट टेस्ट के नाम और टेस्ट में क्या होता है ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, फ्रेश कंक्रीट है तो कौन सा टेस्ट होगा, हार्डन कंक्रीट है तो कौन सा टेस्ट होगा। ये चीज़ें आपको बेसिक्स तो इतना एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको इस सारे सब्जेक्ट्स में इतना बेसिक्स तो आपको पता है कि आपको टॉपिक ही नहीं पता है, ऐसा ना हो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या आता है ये भी नहीं पता है, या कंक्रीट और कंक्रीट में क्या पढ़ना है ये भी नहीं पता है, तो फिर डिफिकल्ट वाली बात है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करें, क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ें। तो आपको जो बताया कि आप अपना असेसमेंट करेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, वो डिसाइड करेगा कि सबसे पहले अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम बनाए आपको 3 शिफ्ट, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ 2 शिफ्ट का। अब उसमें तीसरा शिफ्ट एडजस्ट होगा या नहीं होगा वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ने के बाद पढ़ाई करना एक अपने आप एक स्ट्रेसफुल चीज़ है, तो पढ़ाई करने के बाद आप कितने स्ट्रेस्ड रहते हैं, कितना टाइम आपको रिलैक्सेशन में लगेगा, या अभी आप जो भी अभी जहाँ भी रहते हैं आप अपने जो भी काम करते हैं उसमें भी कुछ टाइम लैप्स होता है, तो वो सारी चीज़ों को अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ 2 शिफ्ट बताएंगे, तीसरा शिफ्ट का ऑप्शन आपको देंगे, अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अभी आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबका अलग अलग होगा, तो हम आपको समझाते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि मेरा वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है और हम उसको किस तरह से रखना चाहेंगे, तो हम आपको उसका एग्जाम्पल देते हैं। आप उसी से आप अपने सब्जेक्ट को वहाँ से वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को हटाना है तो दूसरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रख लीजिए, थ्योरी सब्जेक्ट को हटाना है तो दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट रख लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई हमसे पूछे कि अभी देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, आज है 10 जुलाई संडे, ये 11 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि अब आपको बहुत पहले 1 हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब तक तो हम एज्यूम करें कि आप पढ़ाई शुरू भी कर चुके होंगे। बट जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू क्या करें, किसको शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो उसके लिए ये आपका शेड्यूल है। सबसे पहला डेट है 11 जुलाई से 31 जुलाई, जुलाई कंप्लीट। अगस्त 1 अगस्त से 31 अगस्त, अगस्त कंप्लीट। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में अभी क्योंकि डेट नहीं लिखे हैं, क्योंकि कितना टाइम मिलेगा ये भी नहीं पता है। ठीक है, अब जुलाई में अगर कोई हमसे पूछे कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, अभी मेरे पास देखिए यहाँ कितने दिन बचे हैं, 20 दिन। अब इस 20 दिन में हमको कोई 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, हर महीने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ये 4 कंप्लीट महीने हैं, 1 2 3 4। नवंबर को काउंट करके नहीं चल रहे, क्योंकि अभी आपको उसमें रीजनिंग्स भी पढ़ना है और आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो वो तो आप साइड बाय साइड यूट्यूब से हो, या फिर अगर आप अपने न्यूज़पेपर हो, करंट अफेयर्स के आपको आर्टिकल्स हो, मैगजीन्स हो, वो सारा तो आप यूं ही पढ़ते ही रहेंगे थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा कि रिफ्रेश भी होगा, क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट सुबह शाम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेस आएगा, तो बीच में आप रिफ्रेशमेंट के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब क्योंकि 200 मार्क्स का आपका प्री है, तो आपको 200 में से हम लोग मान के चल रहे हैं कि 120 तो आपको लाना ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, सेफ साइड आपको रहना है तो 120 तो आपको लाना ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इधर ले आएंगे उतना आपको मेंस में आपको प्रॉब्लम कम होगा और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा रहेगा। अब बिल्कुल मार्जिन से कट ऑफ पार करेंगे तो डिफिकल्टी होगा ही। ठीक है, तो 120 लाना है, तो आप 100 के सिविल में मैक्सिमम अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 80 ला पाएंगे, क्योंकि कुछ तो एरर्स होंगे ना, मान के चलते हैं एग्जाम में टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है कि कहीं पे कुछ याद ना आए, वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप 100 में से 80 कर सकते हैं। तो आपको रिमेनिंग जो 100 हैं उसमें से आपको कम से कम 40 तो चाहिए इस 120 को टच करने के लिए। अब इस 100 में 50 आपको जीके जीएस है और 50 आपको रीजनिंग है, तो वो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से कितना टाइम देंगे। और रीजनिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप अभी से रीजनिंग पढ़ेंगे फिर आपको नवंबर में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप भूल जाएंगे। तो रीजनिंग के साथ ऐसा, और आपका जो सिलेबस है एसएससी का, उसके हिसाब से जो रीजनिंग है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, गेट लेवल पे तो फिर भी डिफिकल्ट आता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और आपको एक अच्छा एक टीचर चाहिए जो आपको रीजनिंग पढ़ा सके। तो वो सारा जो है वो इन्फॉर्मेशन कि किससे आपको कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट बना के देंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से यूट्यूब पे कौन से टीचर अच्छे हैं जिसका आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आएगा। अब उसमें हम 2-3 ऑप्शंस दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टीचर का टोन पसंद नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टीचर का टेक्निक पसंद नहीं आता है। कंटेंट तो सब वही देंगे जो सिविल इंजीनियरिंग में है, लेकिन उसको डिलीवर करने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। तो इसलिए हम आपको कुछ टीचर्स और सब्जेक्ट के नाम देंगे जो मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे फुल लेक्चर जिनके अवेलेबल हों, और उससे अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो सारा डिटेल्स जो है हम आपको वहीं पे ही दे सकते हैं, और हम आपको क्योंकि हर वीडियो एक एक टॉपिक के लिए वीडियो नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया कि आपको रीजनिंग का, तो रीजनिंग और जीके जीएस में हम मान के चल रहे हैं कि आपको 100 में 40 से 50 आने की उम्मीद है, और आप सिविल में 100 में 80 लाना चाहते हैं। अब कुछ प्रिपरेशन अगर आप कर चुके हैं तो 80 लाना आसान हो जाएगा। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इधर, तो इसको आपको मेकअप करना पड़ेगा इधर से, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप सिविल नहीं पढ़ सकते हैं तो ये तो पढ़ लेंगे ना, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तो हम देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 20 दिन है। अब 20 दिन में एक सब्जेक्ट करना है और यहाँ 31 दिन में एक सब्जेक्ट करना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वो सब्जेक्ट होगा जो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम यहाँ पे 20 दिन में अगर हमसे पूछा जाए तो हम मॉर्निंग में करेंगे आरसीसी और इवनिंग में करेंगे स्टील, जो मेरे दो स्ट्रॉन्ग पेपर्स हैं। आपके कोई और सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसमें से कोई और सब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम स्टील को पहले इसलिए रख सकते हैं क्योंकि स्टील थोड़ा टेक्निकल पेपर होता है, और टेक्निकल पेपर होता है इसका मतलब है कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो फ्रेश होता है, तो उस समय जो चीज़ें दिमाग में जाती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इवनिंग तक में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, बहुत सारा दुनिया का प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो इसलिए वहाँ पे आप रख सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका सेकेंड बेस्ट हो। मतलब एक तरह से समझिए कि जो आपका डिफिकल्ट हो उसको आप मॉर्निंग में रखिए, और जो आपका थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो उस पेपर के मुकाबले उसको आप इवनिंग में रख दीजिए, ये हो जाएगा। अब ये क्यों हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये अगले 20 दिन में जब हम लगातार 20 मॉर्निंग इसको पढ़ेंगे और 20 इवनिंग इसको पढ़ेंगे, तो हमको पता है कि ये 20 दिनों में इसलिए कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है। अभी हम मान के चलते कि हम टीचर नहीं, हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हमको ये चीज़ पता है। इसमें से हमको लगभग 80% टॉपिक्स पता है, और बाकी टॉपिक्स जो है वो अभी हम जो 10 दिन 20 दिन पढ़ेंगे उसमें हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इस बीच में हम उसको फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाने लगेंगे तो वो जो चीज़ आप पढ़े थे यूट्यूब पे, अब आप उसको जब लिखने लगेंगे तो आपको वो याद होते भी चला जाएगा। और क्योंकि पूरा नोट्स आप प्रिपेयर किए हैं तो उसमें से 30-40% चीज़ तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा स्टील और आरसीसी, जुलाई ख़त्म, अब अगस्त स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद अब ये सब्जेक्ट क्योंकि मेरा इजी था, पढ़ा हुआ था, तो इसलिए इसको पढ़ना आसान था। अब आ गया कॉन्फिडेंस कि 2 सब्जेक्ट तो हो गया। अब भले इसका वेटेज कम है, ये है लास्ट वेटेज वाले पेपर्स, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट वो नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि समझ में तो आना चाहिए। अगर अगस्त में या सितंबर में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो टाइम बीतते पता ही नहीं चलेगा, तुरंत टाइम बीत जाएगा, नवंबर आ जाएगा, फिर आप छोड़ देंगे साल का एसएससी। तो छोड़ना नहीं है, चाहे आप 0 से स्टार्ट करने वाले हों, पेपर अटेम्प्ट कीजिए। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ के जाइए। सिविल का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप एसएससी जेईई 2022 नहीं देंगे, आप 2023 देने वाले होंगे। जब 2023 में देने वाले होंगे तब भी तो कम से कम इसमें से 5-6 पेपर तो यूं याद होगा, तो उस समय तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। उस समय जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो कुछ हो सकता है कुछ और ज़्यादा समझ में आ जाए, जो शायद इस साल 1-2 टॉपिक आप छोड़ रहे हो और बाई चांस वो एसएससी में हो सकता है आए भी नहीं, लेकिन अगले साल तो आने के चांसेस हो जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अगर नहीं भी देने वाले हैं एसएससी, नहीं देने का अगर आपको लग रहा है कि मेरे तैयारी नहीं हुई है, तो भी हम कहेंगे कि आपको कि कल से तैयारी शुरू कीजिए और ये सारे टॉपिक्स को उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, अब अगस्त में क्या करना है? अब मेरा स्टील और आरसीसी हो गया। अब अगर कहा जाए कि मेरा 3rd और 4th बेस्ट पेपर जिसमें हम कम से कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वेइंग, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यहाँ दोनों न्यूमेरिकल पेपर थे, यहाँ दोनों थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पेपर आप कह सकते हैं कि इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल उसमें भी नहीं है। एसएससी जेईई लेवल पे देखा जाए तो इसमें क्या है कि एटलीस्ट आपको न्यूमेरिकल के अंदर से क्वेश्चन पूछने वाला है। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये पूछ लेगा, प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ये पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें पूछने वाला है। तो वो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है छोटा सा। इसमें क्या सीधा सीधी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, समझ में आ जाएगा तो सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग 4 सब्जेक्ट जो बस कभी भी पूछ लो हमको पता है। अब आता है कि जो पेपर्स नहीं पढ़े हुए हैं, अब नहीं पढ़े हुए जो पेपर्स हैं तो उसको इसलिए लास्ट में रखने बोले हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम ही 4 महीना है। अब अगर आप उस पेपर को वापस यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ से ये कब यहाँ पहुँच जाएगा, अगस्त का 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और आपको प्रेशर आने लगेगा कि अब तक तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये वाला शेड्यूल अपना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बीच का खाली रखें इसमें हम वो सब चीज़ें करेंगे जो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वीक पेपर तो अभी तक स्ट्रांग हुआ ही नहीं है हमारा, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। अब सितंबर में आ जाते हैं, तो इसमें से आप क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन टिक कर दिया, आरसीसी टिक कर दिए, स्टील टिक कर दिए, और इधर आप टिक कर दिए सर्वेइंग। अब यहाँ पे आपको सितंबर में नेक्स्ट, क्योंकि इसमें वेटेज ज़्यादा है तो सॉइल मैकेनिक्स रखेंगे। अब वेटेज ज़्यादा है ये, और दूसरा कि ये इन सब के बाद मेरा स्ट्रॉन्ग है,
तो जब इन सब के बाद स्ट्रॉन्ग है तो इसमें हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किसी टॉपिक में हो सकता है हमको शेयर स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम हो सकता है हमको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में प्रॉब्लम हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि इसको क्या करेंगे कि अगर इधर से कोई भी टॉपिक जल्दी कवर हो गया या अगर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये टॉपिक हो चुका है, अब सीधा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो उतना जो टाइम बचेगा तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के अंदर में से कुछ टॉपिक्स है जो हमको नहीं आता है उसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ। मतलब क्या है कि यहाँ एटलीस्ट नहीं, मतलब यहाँ कर देंगे, क्योंकि पहला महीना तो मेरा ऐसे ही निकल जाएगा पढ़ाई करने में। अब वहाँ से हमको समझ में आने लगेगा कि टाइम मेरा बचा कि नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो ये वाला चीज़ शिफ्ट नहीं होगा। अब इसमें से जैसे मेरा शेयर स्ट्रेंथ में मान लीजिए प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे उठा देंगे शेयर स्ट्रेंथ। अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमको आफ्टरनून में सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा कोई एक लेक्चर देखना है उस टॉपिक पे। वो टॉपिक एडवांस में कवर हो जाएगा अगर टाइम बचता है तो। अगर नहीं बचता है तो सॉइल मैकेनिक्स यही पढ़ेंगे। 30 दिन है आपके पास, 30 मॉर्निंग है आपके पास। अगर आप 4 घंटे का शिफ्ट रखते हैं मॉर्निंग और 4 घंटे का इवनिंग, तो 4 घंटे आपको सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है। 30 दिन में 4 घंटे पढ़ेंगे, 120 घंटा में सॉइल मैकेनिक्स पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ से ये चीज़ इंश्योर करना है कि आप कैसे इसको कवर करेंगे। ठीक है। अब सॉइल मैकेनिक्स बहुत लेंदी पेपर है। हो सकता है कि मॉर्निंग में पढ़ना शुरू किए, किसी एक टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया और वो टॉपिक यहाँ तक एंड नहीं हो सका तो आपका थोड़ा आफ्टरनून लग गया और इवनिंग में आप कम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आप कर दीजिए छोटा पेपर। तो छोटा पेपर जैसे हो गया इरिगेशन। इरिगेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, एक तो वो ऐसे पार्ट में रखा हुआ है, हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन है। कंबाइंड इसका 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स आता है, तो मान सकते हैं कि इरिगेशन में सिर्फ 4 मार्क्स ही आएगा। मगर यहाँ क्या होगा, एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, दिन खाली नहीं जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अब एक सब्जेक्ट को आप पूरे महीना भी नहीं पढ़ सकते हैं, बोर हो जाते हैं। जब 15 दिन लगातार पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को तो लगता है कुछ चेंज किया जाए। ये होगा, ह्यूमन बिहेवियर है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट यूं ही पढ़ना है। अगर ये आधा हुआ है तो एक टॉपिक का एक चैप्टर क्लोज कीजिए जहाँ तक एंड होता है, उसके नेक्स्ट टॉपिक मत स्टार्ट कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, फिर से वापस फ्रेश हो जाइएगा। फिर अगले मॉर्निंग में आपको प्रेशर रहेगा कि आज का दिन वेस्ट हो रहा है, अगले दिन उठना है और वापस से सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है। फिर सॉइल मैकेनिक्स पढ़िएगा। जितना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में उतना ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स कवर हो गए, मतलब इरिगेशन भी कवर हो गया, सॉइल मैकेनिक्स भी कवर हो गया। अब आता है आपको कि यहाँ तक आप कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं। अब क्योंकि अब आपका ये एग्जाम टाइम नज़दीक आने वाला है तो अब आपको हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो यहाँ पे आपको रखना है बिल्डिंग मटेरियल्स, क्योंकि ये सारे चीज़ तो वो है जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो यहाँ तक तो हो रहा था कि इंटरेस्ट, लेकिन अब इंटरेस्ट होते होते ये भी ध्यान रखना है कि मार्क्स ज़्यादा गेन करना है। तो बिल्डिंग मटेरियल्स रख लीजिए और इसके बाद आप चाहें जो सब्जेक्ट आपको लगता है, जैसे अब हमको लगता है कि इन्वायरमेंटल रखा जा सकता है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है और दोनों डिफरेंट टाइप का थ्योरी है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। अब वो भी लेंदी सब्जेक्ट है, ये भी लेंदी सब्जेक्ट है, तो देखना है कि उसको आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो इन सब्जेक्ट्स को आप दिन में 3 टाइम पढ़ लीजिए। 4 घंटे का शिफ्ट मॉर्निंग में बना दीजिए 7 to 11। कुछ काम है तो उसके बाद आप बना दीजिए यहाँ 1:30 से 4:30 तक। फिर उसके बाद आप शाम में बना लीजिए 7 to 11। ये 3 तरह से बना लीजिए, क्योंकि आपको बाकी टाइम आपको नींद भी पूरी लेनी होगी। क्योंकि आप 1 दिन नींद कम कर सकते हैं, 2 दिन कम कर सकते हैं, आप लगातार 4 महीने तक कम नींद लेकर के नहीं प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन जो है उसके लिए भी 7 घंटे की नींद कम से कम एक स्टूडेंट को तो लेना पड़ेगा अभी के टाइम पे। ठीक है। तो ये आप अभी मान के चलते कि बिल्डिंग मटेरियल्स को आप 1 महीने में, ये अक्टूबर के महीने में 3 टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ से अब आपका 2-2 टाइम वाला बढ़ के अब 3-3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल्स इन्वायरमेंटल कर लेंगे, तो बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया और आपका इन्वायरमेंटल भी हो गया। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स रह गया जैसे हाइड्रोलिक्स, टॉस और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और एक जो नहीं लिखे वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो सब्जेक्ट को चुनिए कि इन चारों में से, जैसे एस्टिमेशन और कंक्रीट में से किसी एक को चुन लीजिए कि किसको पहले पढ़ना चाहते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे आप एडजस्ट कीजिए। ये अच्छा, ये तो नवंबर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि अब एग्जामिनेशन जो है ये आपका किसी भी टाइम हो सकता है, तो अब आप यहाँ पे नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो नवंबर तो आपका रहेगा पूरी तरह से रिवीजन प्लस रीजनिंग, क्योंकि ये रीजनिंग तो आपको थोड़ा पहले से ही बीच बीच में स्टार्ट कर देना होगा। अब प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर आप अभी से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो दुनिया का सारा करंट अफेयर्स आप 1 महीने या 15 दिन के अंदर में नहीं पढ़ सकते हैं, याद भी नहीं हो पाएगा। अब प्लस प्रेशर, जो सब्जेक्ट का याद किए हुए वो अलग से भूल जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलाते रहना है करंट अफेयर्स को।
थोड़ा सा करंट अफेयर्स, थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा सा रीजनिंग, ये आपका मूड रिफ्रेश करेगा। सिविल से थोड़ा चेंज होगा सब्जेक्ट, फिर वापस डर लगेगा तो वापस सिविल पे आ जाइएगा। यहाँ पढ़ेंगे सिविल, फिर थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, फिर वापस सिविल पे आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आप सिविल इंजीनियर आप सिविल पढ़ेंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर आप मैकेनिकल पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको अपना सब्जेक्ट्स को पुटअप करना है। अब जो ये रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स जो रह गए हैं, वो 4 सब्जेक्ट्स अब क्योंकि टाइम ऐसा है तो इसलिए आपके जो सबसे वीक सब्जेक्ट्स और प्लस जो सबसे कम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स मार्क्स वाले हैं, मान लेते हैं अगर ये 4 टॉपिक्स जो हैं हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, टॉस और आपका एस्टिमेशन, अगर ये कंबाइंड आपका मान लेते हैं कि 15 से 20 मार्क्स के बीच में है, तो इसका मतलब है कि आप 80 नंबर का ही प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। 100 का तो आप करके जा नहीं रहे, क्योंकि ये 20 तो आप पहले ही छोड़ रखे हैं, और 80 का करके जा रहे हैं तो 70 लाने वाले हैं, अगर एटलीस्ट इन टॉपिक्स को पूरा पढ़ के जा रहे हैं तो जब 80 में 70 लाने वाले हैं तो इधर आपको रिमेनिंग 50 मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये अब क्योंकि टाइम 4 महीना ही है, तो 4 महीने में इसीलिए ये बात हम समझाए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर कौन सा है उसको पहले कंप्लीट करके पैक कीजिए, कि अब ये दोबारा नवंबर में ही खुलेगा, उसके बीच में अक्टूबर तक में उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं खोलना है। लेकिन दोबारा नहीं खोलने का मतलब क्या है कि उस पर दोबारा 10 दिन नहीं देना है, दोबारा आपको बीच बीच में, जैसे आप किसी कोई टेस्ट लिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट ले लिए, या कोई बुक्स को उठा करके अगर आप उसके MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो आप रैंडम किसी सब्जेक्ट का, जैसे RCC पढ़ा हुआ हो गया, अगस्त में किसी एक दिन आप RCC का एक ऑब्जेक्टिव उठा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो गलती होगा उससे समझ में आ जाएगा कि कौन टॉपिक देखना है, ज़रा सा पलट करके उसको देख लीजिए कि कितना बचा हुआ है, या क्या टॉपिक आपका जो है जो गलती कर रहा है, या किस चीज़ में आप भूल रहे हैं, वो सारा चीज़ को आपको रिवीजन में फिर वापस उसको याद करना है दोबारा। तो ऐसे करके कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट्स को रैंकिंग दीजिए कि आपके हिसाब से रैंक क्या है सब्जेक्ट का। मेरा रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 1 एक्चुअली RCC है, रैंक 2 स्टील है, बट वो डिपेंड करता है हम इसको पहले पढ़ेंगे मॉर्निंग में या इवनिंग में, बट रैंक 1 2 ये है, रैंक 3 4 ये है, रैंक 5 6 ये है, फिर रैंक 7 8 ये आता है, और इसके बाद आता है फिर मेरा टॉस, और उसके बाद आता है आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो ये चीज़ आपको खराब इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, आता आपको सब है, लेकिन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा कि उसको याद कर पाने का कैपेसिटी, कि आप कितनी जल्दी सब्जेक्ट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये लिस्ट बना लेना है। तो अपना लिस्ट बनाइए, अपने सब्जेक्ट्स लिखिए और उस पर स्टिक कीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर स्टिक नहीं करेंगे, आप अपने रूटीन पे नहीं रहेंगे, 1 महीने बाद आपको फिर लगेगा कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट एक प्लान पे चलिए कि ये मेरा प्लान रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको लग रहा था कि जो आपको देना है वो सारा हम आपको दे चुके हैं। तो आई होप प्रेशर आप लोगों के ऊपर है, तो कोशिश कीजिए कि एक किसी भी फॉर्मूले पे रहिए, बस उस फॉर्मूले पे रह करके सब्जेक्ट्स को पढ़िए। और अगर इन केस SSC JEE नहीं देने का प्लान हो रहा है तो उसको सिर्फ इसलिए दीजिए कि अगले साल जो सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है, या अगले साल हो सकता है कि आपका सिचुएशन ऐसा हो जाए कि आपको कहीं जॉब करना पड़ जाए, तो आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे, तो आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल के ये सब्जेक्ट्स आपको पूरी ज़िंदगी काम आएंगे। और एक बार जब आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ लेंगे तो आप उसको एटलीस्ट 3-4 साल तो नहीं भूलते हैं। किसी भी पेपर को, आप अभी पास आउट हुए हैं, आप जिस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़े थे या शौक से पढ़े थे, वो अभी भी आपको याद होगा, आप 2-3 साल उसको नहीं भूलने वाले हैं। और तो इसलिए उन सब्जेक्ट को इसलिए भी पढ़ लीजिए कि आप अगर अगली तैयारी भी करने वाले हैं तो वो तैयारी आसान हो जाएगी। अब पेपर जब आप देंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देने वाले थे, ठीक है, एक पेपर का आपको अटेम्प्ट करने का हो सकता है कि आपको 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया लग जाए, लेकिन एक बार पेपर अटेम्प्ट करने से ये पता चल जाएगा कि इस साल नहीं देना चाह रहे थे, फिर भी लगा कि चलो 3 महीना है, 4 महीना है, कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो प्रिपरेशन किए तो क्या रिजल्ट हासिल हुआ, कितना परसेंटेज मार्क्स उठा सके आप, ये पता चल जाएगा। तो अगले साल आपको पता रहेगा कि 4 महीना पढ़े थे और इस पैटर्न में पढ़े थे तो 60 नंबर आया। हो सकता है कि अगर आपको 100 लाना हो तो आपको उसमें एफर्ट को डबल कर देना है। तो क्या करना है, कौन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे पिछले साल, जो इस बार जो आप नहीं पढ़ेंगे 4 सब्जेक्ट, वो अगले बार सबसे पहला सब्जेक्ट होगा आपका जो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप उसको वापस 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर जब वो पढ़ा हुआ हो जाएगा तो फिर उसका रिविजन करना है। तो इसलिए आई होप कि आपको ये जो मेरा पैटर्न है ये आपको इस तरह से अभी काम आ जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ये सूट नहीं करेगा, उनका कुछ और प्लान है, उनका लाइफस्टाइल कुछ और है, या उनके पास इतना शायद टाइम नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो जिसमें हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए ये आपको पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। अब इसमें अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी आपके डाउट्स हो, या कोई भी और ऐसा टॉपिक हो जो हम नहीं कवर कर पाए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ हमसे जुड़ जाइए और आप वहाँ अपने सवाल भी भेज सकते हैं। अगर उसका जवाब वहाँ देना होगा तो हम वहाँ समझा देंगे, या नहीं तो उसको हम एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
ये डाउट्स आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के अंदर है। और एक चीज़ और समझ लेना है, कट ऑफ के लिए जो आप अगर चिंतित होंगे कि 4 महीना है कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम अभी पूरे इंडिया के साथ चल रहा है। पूरे इंडिया के जितने भी सिविल इंजीनियर्स ये एग्जाम देने वाले हैं या जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स देने वाले हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम है। एग्जाम सबके लिए मार्च से नवंबर हुआ है। प्रिपरेशन सारे स्टूडेंट्स या तो कोचिंग से कर रहे थे या तो सेल्फ स्टडी से कर रहे थे। तो सेल्फ स्टडी वाले अगर आप हैं तो आपके कॉम्पिटिटर भी उतना ही परेशान है जितना आप परेशान हैं। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं तो आप जितना परेशान है, आपका कोचिंग जितना परेशान है, उतना ही आपके फ्रेंड का भी कोचिंग और वो खुद परेशान है कि कैसे चीज़ों को वापस मैनेज किया जाए। तो इसलिए जितने पानी में आप हैं उतने ही पानी में आपका फ्रेंड भी है, आपका कलीग भी है जो आपका कॉम्पिटिटर है। तो इसीलिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। प्रॉब्लम सारे के लिए है, प्रॉब्लम होगा तो सारे को होगा। उसमें से जो कोप अप कर लेगा, जो आपको इन सारे प्रॉब्लम्स से बाहर आने की कोशिश करेगा, वो आदमी बाहर आ जाएगा। और जो बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, वो इस 4 महीने के प्रेशर में दब जाएगा, तो उसका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को सारे प्रेशर से फ्री रखिए। अभी जो ये सिर्फ 4 महीना है, इसको आप डेडिकेट कीजिए SSC JEE 2022 के लिए। थैंक यू।